हेलो स्टूडेंट्स, आज वन शॉट सीरीज में पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नेक्स्ट ग्रुप जो है ग्रुप नंबर 17 बोले तो हैलोजन। आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं, तो अच्छे से अपने काम छोड़ के ध्यान से इसको समझिए और बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो क्या नाम है? ग्रुप 17। ग्रुप 17 को हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हैलोजन। अब हैलोजन का मीनिंग क्या होता है? देखो, हैलो का मतलब क्या होता है? हैलो मीन्स होता है क्या? सॉल्ट। हैलो मीन्स क्या होता है? सॉल्ट। और जन का मतलब क्या होता है? जन मीन्स जनरेटर। जो लाइट चली जाती है तो जनरेटर यूज करते हैं, वो जनरेटर नहीं। जनरेटर यानी फॉर्मर, जो बनाता है। मीन्स द सॉल्ट जनरेटिंग एलिमेंट्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजेंस बोलते हैं। जो एलिमेंट जो सोल्ट को फॉर्म करते हैं, सोल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं उनको? हैलोजन। और ये हैलोजन हमारे पास है कौन कौन से? ये हमारे पास है क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एक हैलोजन और है, क्या नाम उसका? एस्टेटिन। लेकिन वो क्या है? रेडियो एक्टिव है। ये बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आते हैं क्या कि इनके कलर के ऊपर आते हैं और फिजिकल स्टेट के ऊपर आते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट के ऊपर। अब फिजिकल स्टेट में तो सबसे पहले कि ये जो हैलोजेंस है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, यानी डायएटॉमिक फॉर्म में होता है। इसमें होता है नंबर 1 डायएटॉमिक फॉर्म। ठीक है, जैसे मान लो हुआ F2, Cl2, Br2, I2 एक्सेट्रा, तो डायएटॉमिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो फ्लोरीन है और जो क्लोरीन है, ये क्या होती है? गैसेस होती हैं। दीज आर गैसेस। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन ये तो क्या है? ये तो गैसेस हैं। ठीक है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या है? ये लिक्विड है। ब्रोमीन क्या है? लिक्विड है। ठीक है, ब्रोमीन क्या है? लिक्विड है। और आपका जो आयोडीन है वो क्या होता है? सॉलिड। ठीक है, तो ये हाईली इवेपोरेटेड लिक्विड है ब्रोमीन, और आयोडीन क्या होता है? सॉलिड होता है। तीसरा, अगर मैं यहाँ पे कलर पे आ जाऊं तो भैया मैंने इनका कलर याद रखने का बड़ा सिंपल सा ट्रिक बनाया। ठीक है, तो पहले मैं आपको कलर बता देता हूं क्या है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये येलो कलर का होता है। फ्लोरीन कौन से कलर का होता है? येलो कलर का। ठीक है, और क्लोरीन क्या होता है? ग्रीनिश येलो। और जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। और आयोडीन है वो कौन से कलर का होता है? वायलेट। कौन से कलर का होता है? वायलेट। बड़ा सिंपल सा, कलर के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कलर तो पता होने चाहिए। तो मैंने बड़ा सिंपल सा ट्रिक बनाया। क्या बनाया? देखो, हर आदमी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज ऐसी है जो कभी खाता नहीं है। ठीक है, जैसे आई एम फूडी, लेकिन मैंने आज तक कभी ब्रिंजल का सब्जी नहीं खाया, बैंगन का सब्जी नहीं खाया, तो हमारे घर में बनती नहीं और बचपन से बनी नहीं है। ठीक है, मम्मी के कुछ माइथोलॉजिकल कुछ विचार है कि बैंगन खाने से अगर 6 महीने में मौत हो जाती है तो उसकी मुक्ति नहीं होती है, फलाना ढिमका, नथिंग, कुछ ऐसा है। तो इसलिए हमारे घर में कभी बैंगन बना नहीं, और बना नहीं तो हमने कभी खाया नहीं। तो मैं सोच रहा हूं कि कभी लाइफ में कोई ऐसी स्टेज आ जाए कि खाने के लिए कुछ ना बचे और सरवाइव करने के लिए सिर्फ क्या वहां पे बैंगन खाना पड़े, तो वो जो बैंगन की सब्जी है लाइफ में मेरी पहली बैंगन की सब्जी होगी, यानी पहला बैंगन का सब्जी। तो मैंने एक सिंपल सा ट्रिक बना लिया। क्या? पहला बैंगन। क्या बनाया मैंने? पहला बैंगन। हिंदी में लिख रहा हूं इसको। ठीक है, अब देखो पैसे कौन सा कलर आ जाता है? पीला। पैसे कौन सा कलर आ जाता है? पीला। आया ये लो। ठीक है, ऐसे कौन सा कलर आ जाता है? हरा। हरा यानी ग्रीन, तो ये ग्रीनिश येलो है। ठीक है, तो ये आ गया आपका कौन सा? ग्रीन आ गया। लाल से कौन सा आ गया? लाल। लाल यानी रेडिश में आ गया। और बैंगन से कौन सा कलर आ गया? आपका बैंगनी। और बैंगनी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वायलेट बोलते हैं। सो सिंपल, तो बड़ा इजी है। तो अगर हैलोजेंस के कलर आपको याद करने हो, क्या ट्रिक याद रखोगे? पहला बैंगन। पैसे पीला, ऐसे हरा, ला से लाल, और बैंगन से बैंगनी। येलो, ग्रीनिश येलो, देन लाल से रेडिश ब्राउन, और उसके बाद बैंगन बैंगनी से वायलेट। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देगा। देखो ध्यान से,
एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि वन शॉट सीरीज में है, यानी एक टाइप से क्रैश कोर्स टाइप का है, तो हम लोग थोड़ा फास्ट चलते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है नंबर 1 किसके ऊपर, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के ऊपर, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के ऊपर। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, बहुत बार क्वेश्चन दे रखा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, इसका ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं। तो देखो ध्यान से कि इन चारों में जो सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो बॉन्ड कौन सा होगा? F2 होगा? नहीं, कौन सा होगा? क्लोरीन होगा। क्या होगा? ऑर्डर क्या आएगा? ये Cl2, मैं ऊपर लिख देता हूं, चलो क्या ऑर्डर आएगा? Cl2, फिर क्या आता है? Br2, फिर आता है F2 और लास्ट में क्या आता है? I2 आता है। ठीक है सर, ऐसा क्यों हुआ? फ्लोरीन क्यों नहीं हुआ ज्यादा? तो आपको बताता हूं यहाँ पे कि फ्लोरीन में क्या है। देखो ध्यान से, फ्लोरीन में यही है, एक तो बॉन्ड है और हर एक फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 3 है। तो फ्लोरीन में क्या है? 2s एंड 2p ही है, 2s एंड 2p है, फुल हो गया, 2s to 2p 6 फुल हो गया। अब आगे 2d तो अवेलेबल है नहीं, ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ 2d ऑर्बिटल्स इन फ्लोरीन। तो होगा क्या? ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दो फ्लोरीन के, इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। तो क्या लिखूं मैं? रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या मैं बोल दूं रिपल्शन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिख दूं मैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये रिपल्शन होगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। ये बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक। अब जब ये बॉन्ड वीक हो जाएगा तो उस बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। इसका मतलब फ्लोरीन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कम होता है। अब क्लोरीन में देखो क्या है, क्लोरीन में भी कहानी तो वही है, क्लोरीन में भी कहानी वही है, लेकिन यहां पर एक बेनिफिट क्या हो गया कि यहां पर 3s2 3p6 है, लेकिन 3d यहां पर अवेलेबल है, यहां पर 3d अवेलेबल है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ 3d ऑर्बिटल्स इन क्लोरीन। अब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जब उनमें रिपल्शन होगा तो वो कहां चले जाएंगे? 3d में चले जाएंगे, तो रिपल्शन कम हो जाएगा। रिपल्शन कम होने से ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रांग। तो इसको तोड़ने के लिए हमको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि जो क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है? ज्यादा। तो आपका यहां पर ऑर्डर क्या आता है? द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन व्हिच इज ग्रेटर देन फ्लोरीन एंड व्हिच इज ग्रेटर देन आयोडीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आपको देता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, आगे देगा F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। तो इनकरेक्ट है, क्यों? F2 की तो क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम होती है क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको उतार लीजिए। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं दूसरे पे। अगला पॉइंट जो एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है, क्या आ सकता है? देखो ध्यान से कि ये जो हैलोजन है ये एसिड बनाते हैं, और इन एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजन एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? हैलोजन एसिड्स। अब ये हैलो एसिड बोलो या हैलोजन एसिड बोलो, एक ही बात है। कौन कौन से हैं आपके पास? है क्या? HF हुआ, क्या हुआ? HCl हुआ, क्या हुआ? HBr हुआ, और क्या हुआ? HI हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर। सबसे पहले किसके ऊपर आता है? एसिडिक स्ट्रेंथ, कि इन चारों में से विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखो एसिड स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है कि जो H पॉजिटिव इमीडिएट दे और क्या दे? कंप्लीट दे। अब देखो वो H पॉजिटिव इमीडिएट कब आएगा? जो बॉन्ड वीक होगा। अब इन चारों बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड वीक है? ये बॉन्ड वीक है। देखो यहां पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर अट्रैक्ट करके रखेगा, तो ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है इन चारों में से, और आयोडीन का साइज भी बड़ा है, तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड रखना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl और ग्रेटर देन HF।
इसको अच्छे से समझ लो कि हैलोजन एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, HI ग्रेटर देन HC, HBr ग्रेटर देन HCl और ग्रेटर देन HF। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा देखो ध्यान से, ये जो HF है, अब HF में होगा क्या, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। HF में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है किसके ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। क्वेश्चन आ सकता है किसके ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट, कि हैलोजन एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, बीपी का ऑर्डर है, वो क्या होगा। तो ऑर्डर में बता दूं क्या होता है, HF ग्रेटर देन HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। देखो ट्रेंड में बहुत ही वेरिएशन है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये कैसे हुआ, सबसे ज्यादा तो HF का, फिर उसके बाद HCl का नहीं आया, डायरेक्ट किसका है, HI का, फिर HBr का और फिर HCl का। ऐसा क्यों, देखो HF में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। HF में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वो कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग, जो फ्लोरीन लगा है। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टाइप की कौन सी, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। तो यहां पर कौन सी है, इंटरमोलिकुलर है। कौन सी है, इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो HF का बॉइलिंग पॉइंट हाई है अमंग दीज हैलो एसिड। रीजन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बाकी तीनों में, अब इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, फोन FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब फ्लोरीन के साथ वाली तो हो गई। अब इन तीनों में ना तो ऑक्सीजन है ना नाइट्रोजन है, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। नहीं होगी तो क्या होगा, यह होगा वैन डर वाल बॉन्डिंग। क्या होगी, वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल इंटरेक्शन बोल दो आप इसे, ठीक है। यहां पर इन तीनों में ये हो गई। अब वैन डर वाल इंटरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया के ऊपर। अब इन तीनों में जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसमें क्या होगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो HI में देखो क्या है कि H और I, आयोडीन का साइज क्या है, बड़ा है। अब आयोडीन का साइज बड़ा है तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मैं लिख दूं वैन डर वाल इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, सरफेस एरिया। आई थिंक आपको कहानी समझ आ गई। आयोडीन का सरफेस एरिया ज्यादा होगा देन ब्रोमीन से, ब्रोमीन का ज्यादा होगा देन क्लोरीन से। तो आपको ये ऑर्डर समझ आ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट है हेलो एसिड का, उसका ऑर्डर क्या होता है, HF ग्रेटर देन HI ग्रेटर देन HBr और ग्रेटर देन HCl। एक क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। कितने हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। अब उसके ऊपर थोड़ा सा आगे और चलते हैं। नंबर 3, अब पता नहीं क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो HF मॉलिक्यूल होता है, HF मॉलिक्यूल होता है, इट एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म। HF मॉलिक्यूल है वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग व्हाट, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसकी फॉर्म क्या होगी, H2F2 फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी, H2F2। और बाकियों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, तो बाकी किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोनोमरिक स्टेट में। एंड रेस्ट ऑफ हेलो एसिड्स एग्जिस्ट इन मोनोमरिक स्टेट। जैसे HCl है, HBr है और HI है। ये कहानी समझ गए। जो HF है वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो आगे वो थर्ड पॉइंट को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूं यहां पे। ठीक है, वो थर्ड पॉइंट में अब देखो ध्यान से कि H2F2 है। क्या है, H2F2 है, वीक एसिड है। तो H2F2 है, ये डिसोशिएट होकर आपको क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस में HF2 नेगेटिव। एक तो ये आएगा देगा। दूसरा, अब ये HF2 नेगेटिव है, HF2 नेगेटिव है, ये अगेन आपको डिसोशिएट होकर एक H पॉजिटिव देगा और F2 2 नेगेटिव आयन देगा। कितने नेगेटिव आयन दिए, 2।
बेस है ना ये, तो क्या हो गया, डायबेसिक एसिड हुआ। क्या हुआ, डायबेसिक एसिड हुआ। ये कहानी क्लियर है, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब अगर मैं ओवरऑल देखूं तो भैया H2F2 ने क्या दिए, 2 तो दे दिए H पॉजिटिव, प्लस में क्या दे दिया, F2 नेगेटिव दे दिया। अब देखो मान लो कि जो एल्कली मेटल आयन के साथ में, एल्कली मेटल आयन के साथ में जैसे ये रिएक्ट करके जैसे HF2 नेगेटिव लगाएंगे तो क्या बनेगा, NaHF2, एक तो ये सोल्ट बनेगा और एक ये सोल्ट बना सकता है क्या, Na2F2। ये जो HF है वो एल्कली मेटल के साथ में, या जैसे मान लो बेस ले लो, HF है वो बेस के साथ में यानी NaOH के साथ में एक सोल्ट तो क्या बना देगा, Na2F2, और एक क्या बना देगा, NaHF2। कहानी समझ आ गई। अब देखो इस सोल्ट में आपको कोई हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्मल सोल्ट। अब इस सोल्ट में एक H पॉजिटिव अगेन आ सकता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एसिड सोल्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एसिड सोल्ट। कहानी क्लियर है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन ये पूछ सकता है व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैलोजन एसिड एग्जिस्ट इन डायमर स्टेट, कौन सा होता है, HF। क्लियर है बात, तो एक चीज आप अच्छे से ये याद रख लीजिए। चले आगे थोड़ा सा, चलो मिटा देता हूं इसको। मैं सिर्फ वही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं जो मुझे लगता है कि इनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, पूरा चैप्टर में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पूरा चैप्टर के लिए दोबारा से हम लोग एक दिन बाद में बनाएंगे, लेक्चर बनाएंगे। चलो अब आगे देखो ध्यान से, आगे क्या बात करूं मैं, हाँ बिल्कुल, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन की रिएक्शन करवाएं किसके साथ में, अमोनिया के साथ में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लोरीन की रिएक्शन अगर हम लोग अमोनिया के साथ में करवाते हैं और अमोनिया ले लेते हैं हम लोग यहां पर क्या, एक्सेस में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। और वही अगर क्लोरीन की रिएक्शन हम लोग अमोनिया के साथ करवाएं और वहां पे क्लोरीन हम ले किसमें, एक्सेस में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको देखते हैं। देखो जब क्लोरीन की रिएक्शन एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ करवाते हैं तो एक तो बनता है क्या, NH4Cl प्लस में N2 निकल जाती है, अमोनियम क्लोराइड बनता है उसमें N2 निकल जाती है। लेकिन वही क्लोरीन की रिएक्शन जब वो खुद एक्सेस में हो तब इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाएं तो भैया प्रोडक्ट बनता है क्या, NCl3। क्या बनता है, NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ये बात क्लियर है। सिमिलरली वही ब्रोमीन के साथ हो जाएगा, किसके साथ हो जाएगा, ब्रोमीन के साथ। एक तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लोरीन की रिएक्शन अगर हम लोग NaOH के साथ, एल्कली के साथ करवाएं, एल्कली यानी बेस के साथ करवाएं। अब बेस है यहाँ पर दो टाइप का ले सकते हैं, एक तो लेते हैं क्या, कोल्ड एंड डाइल्यूट, और एक लेते हैं हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। अगर मैं ये NaOH है ये मैं ले लूं कोल्ड एंड डाइल्यूट, एक तो ये, और दूसरा Cl2NaOH लेता हूं मैं यहां पर क्या, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ध्यान देखो कि अगर क्लोरीन की रिएक्शन कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ करवाएं तो भैया एक NaCl तो बनेगा ही बनेगा, NaCl प्लस में एक प्रोडक्ट और बनेगा क्या, NaOCl, और प्लस में क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, प्लस में क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो NaCl में क्लोरीन -1 है, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपको क्या सोडियम हाइपोक्लोराइट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है और कोरोना के टाइम में अगर आप घर को सैनिटाइज करते हो तो सोडियम हाइपोक्लोराइट का हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा सैनिटाइजर है ये। ठीक है, चलो आप में से बहुत सारे बच्चे घरों में इस्तेमाल भी करते होंगे। ठीक है ना, तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइट वही है। चलो तो यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 है, क्लोरीन का कितना है, +1। चलो अब Cl2 की रिएक्शन अगर हम लोग हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ कराएं तो भैया NaCl तो बनेगा ही बनेगा, यहाँ पे क्लोरीन -1 है, और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NaClO3। अब NaClO3 में क्लोरीन कितना है, +5 है। आगे हम लोग ऑक्सो एसिड पढ़ेंगे हैलोजेंस के, ऑक्सी एसिड बोल सकते हैं, ऑक्सो एसिड बोल सकते हैं की बात है, तो उनके अंदर देखेंगे कि हैलोजेंस की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी। ये उन ऑक्सी एसिड के सोल्ट हैं, सोडियम सोल्ट है। तो इस NaClO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम, क्या बोलेंगे, बोलिए, HClO3 का नाम क्या है, HClO3 का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरिक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम
क्लोराइड, क्या नाम हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। सोडियम क्लोराइड होगा, नहीं नहीं नहीं, NaClO3 का नाम क्या होगा, क्या होगा, सोडियम क्लोरेट। क्या नाम होगा, सोडियम क्लोरेट। तो क्या बनाएगा ये, सोडियम क्लोरेट बनाएगा। तो ध्यान रखना, ये आपका एक चैप्टर वर्ड है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में भी आता है कि देखो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी है, 0। अब हॉट एंड डाइल्यूट NaOH के साथ, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ कराते हैं, तो क्लोरीन 0 से कहां चला गया, -1, यानी क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। अब 0 से कहां गया, +1 भी चला गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। When the same element is getting oxidized and reduced, तो उस रिएक्शन को, उस टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये किसके एग्जांपल है, these are the example of disproportionation reaction। इसलिए ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अच्छे से इसको उतार लीजिए एक बार। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो क्लोरीन की रिएक्शन हमने करवाई है किसके साथ में, NaOH के साथ में, कोल्ड एंड डाइल्यूट एंड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। यही प्रोडक्ट मिलेंगे अगर हम लोग ब्रोमीन की रिएक्शन करवाएं सेम, और वही आयोडीन के साथ कराएं तो भी सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। क्लियर है। अब आगे जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। क्या पढ़ते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन का मतलब क्या होता है कि भैया 2 to 7% आयोडीन, 2 to 7% आयोडीन है, यानी I2 है, along with Ki, पोटेशियम आयोडाइड, इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो ये मेडिकल में यूज किया जाता है, ठीक है ना। ओके, अब बात यह है कि टिंक्चर का मीनिंग क्या होता है। जब किसी भी मेडिसिन को अगर अल्कोहलिक फॉर्म में डिसॉल्व करके लिया जाता है, अल्कोहल में डिसॉल्व करके लिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंक्चर बोलते हैं। ठीक है, इफ ए मेडिसिन इज डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंक्चर बोलते हैं। तो ये कहानी समझ आ गया आपको, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो सकता है, तो ये अल्कोहल याद रखना, क्योंकि टिंक्चर का मतलब ही है कि मेडिसिन को अल्कोहल में डिसॉल्व करके लेना। क्लियर है खाली। चलो अब उसके बाद देखो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं, क्या, एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद अभी 1-2 साल पहले जेई एडवांस में भी पूछा गया है। तो ये एक्वा रिजिया है क्या, ये बोलते हैं कि 1 part of concentrated HNO3 प्लस में 3 parts of concentrated HCl के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा रिजिया बोलते हैं। What is an aqua regia? It is 1 part of concentrated HNO3 and 3 parts of concentrated HCl के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा रिजिया। क्या काम आता है, ये जो सॉल्यूशन है वो मेटल्स को, जैसे मान लो आपका गोल्ड हुआ, प्लैटिनम हुआ, नोबल मेटल्स बोलते हैं इसको लोग, इन मेटल्स को डिसॉल्व करने में काम आता है। अगर हम सिंपल HNO3 लेंगे तो मेटल्स डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन अगर साथ में हम लोग अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी ले लेंगे तो नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम वो भी डिसॉल्व हो जाती है। अब वो डिसॉल्व क्यों होती है, क्या रीजन है, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो ध्यान से कि HNO3 रिएक्ट करता है 3 parts of HCl के साथ। कौन सा, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तो क्या बनाएगा भैया, एक तो बनाता है ये क्या, NOCl। क्या बनाता है ये, NOCl। क्या बोलते हैं NOCl को, नाइट्रोसाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसाइल क्लोराइड। प्लस में क्या बनाता है, नीसेंट क्लोरीन, और वाटर तो निकलेगा। क्या बनाता है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड, और प्लस में ये क्या है, नेसेंट क्लोरीन है। अब ये जो नेसेंट क्लोरीन है, और यही नेसेंट क्लोरीन क्या कर देती है, मेटल को डिसॉल्व कर देती है। अब एक थ्योरी और भी है, उस थ्योरी के हिसाब से कि नाइट्रोसाइल क्लोराइड नहीं, कहते हैं कि यहां पर ये बनता है NO। NO का मतलब क्या है, यहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, प्लस में तो नेसेंट क्लोरीन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, सिंपल सी बात है।
ठीक है, और प्लस में क्या बनाएंगे वाटर। मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, मैंने आपको मेन प्रोडक्ट बनाया क्या है, ठीक है। तो एक्वा रीजिया के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट किसका है, ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसाइल क्लोराइड एंड नीसेट क्लोरीन एंड अनदर थ्योरी के हिसाब से नाइट्रिक ऑक्साइड और सेम वही नीसेट क्लोरीन। अब देखो एक काम करते हैं हम लोग गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करके देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग गोल्ड को डिसॉल्व करें, देखो नंबर 1 गोल्ड ले लिया, किसमें HNO3 प्लस में HCl में डिसॉल्व करेंगे तो भैया होगा क्या, भैया सिंपल सी बात है, क्या बनेगा NaCl प्लस में Cl बनेगा। तो ये जो गोल्ड का क्या बना देंगे, ये बनाएंगे HAuCl का 4, ठीक है, क्या बनाया इन्होंने HAuCl का 4। देखो गोल्ड क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये प्लेटिनम के साथ में रिएक्ट करेंगे, HNO3 प्लस में 3 पार्ट ऑफ HCl, क्या बनाएंगे H2PtCl6 बनाएंगे। तो ये जो एक्वा रीजिया है, एक्वा रीजिया क्या काम आता है, नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करने में काम आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड एंड नीसेट क्लोरीन फॉर्म होती है। सिमिलरली तो नीसेट क्लोरीन फॉर्म होगी तभी तो ये बनेगा, और उसके बाद दूसरी थ्योरी के हिसाब से नाइट्रिक ऑक्साइड और नीसेट क्लोरीन फॉर्म होता है। ये कहानी बिल्कुल क्लियर है। तो एक्वा रीजिया के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो अगर HCl की जगह HBr भी हम लोग ले लेंगे, 3 पार्ट्स ऑफ HBr एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3, तो भी उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा रीजिया बोल सकते हैं। क्लियर है कहानी, तो इसको अच्छे से उतार लीजिए। आगे हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, हमने क्या बोला कि जो HF है वो कौन सी फॉर्म में होता है, डायमर फॉर्म में होता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, H2F2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, F2। अब जो फ्लोरीन है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भैया एक कॉन्सेप्ट आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईचिंग ऑफ ग्लास। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्लास की ईचिंग करने में किसका यूज करते हैं, HF का यूज करते हैं, और कोई ग्लास को ईचिंग में यूज नहीं आएगा, सिर्फ कौन आएगा, HF आएगा। तो होता क्या है कि ग्लास को हम लोग क्या मान ले, अ मिक्सचर ऑफ सिलिका मान ले, मिक्सचर ऑफ सिलिका। तो जो HF है वो सिलिका के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है SiF4। क्या बनाता है, SiF4। ये 4 ले लो, प्लस में क्या बना दिया इसने, वाटर बना दिया मान लो, ठीक है। अब ये जो SiF4 है, अगेन ये HF के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या बना देगा, ये बनाएगा क्या, SiF6 2 नेगेटिव, सिलिकेट बनाता है। क्या बनाता है, सिलिकेट बनाता है, ठीक है। तो क्या फ्लोरोसिलिकेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्लोरोसिलिकेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ग्लास में क्या हो जाती है, इचिंग हो जाती है। आपने देखा होगा कभी किसी ऑफिस के अंदर कि ऑफिस में कोई ग्लास गेट लगा हुआ है, तो उस ग्लास गेट के ऊपर ही ऑफिस का कोई लोगो वगैरह या कोई नेम वगैरह कुछ लिखा होगा। तो वो लोगो और नेम लगाते कैसे हैं, वो HF के थ्रू लगाते हैं। क्या करते हैं, मान लो कि सबसे पहले कंप्यूटराइज में वो जो लोगो है उसका एक प्लास्टिक टाइप का शीट बनाया जाता है, वो शीट बना के उस ग्लास पे चिपका करके उसके बाद वो लोगो वाला पार्ट काट दिया जाता है, और वहां पर क्या डालते हैं, HF डालते हैं। अब HF डालते हैं, उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ते हैं, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, और कुछ लोग ओवरनाइट भी उसको छोड़ते हैं। जब सुबह देखते हैं तो जिस पार्ट पे HF लगाया है उस पार्ट पे वो इचिंग हो जाती है, वो ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इचिंग ऑफ ग्लास। तो इचिंग ऑफ ग्लास इज डन बाय HF। क्या, HF। ये कहानी समझ आ गई, इसको भी अच्छे से उतार लीजिए। चलिए आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन। क्या है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम में मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन इसके ऊपर देखा ही देखा है, तो अच्छे से समझिए इसको। देखो ऑक्सी एसिड का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन तो है ही है, और एसिड यानी H पॉजिटिव भी है। मींस हैलोजन के साथ में अगर O और H लगा दे तो उनके क्या हो जाता है, ऑक्सी एसिड हो जाता है, ठीक है। अब देखो इनकी टाइप क्या क्या है, टाइप क्या क्या है। सबसे पहले देखो क्या है, आपको देगा ये क्या, HOX। हैलोजन को X से रिप्रेजेंट किया, साथ में क्या लगा दिया, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन।
इस HOX को हम लोग बोलते हैं क्या है, हम इसको बोलते हैं क्या, हाइपोहैलस एसिड। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोहैलस एसिड। दूसरा टाइप का है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, HXO2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हैलस एसिड। तीसरा है, क्या नाम है इसका, HXO3। इसे क्या बोलेंगे, हैलिक एसिड। क्या बोलेंगे, हैलिक एसिड। एंड जो फोर्थ है वो है HXO4। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पर हैलिक एसिड। क्या बोलते हैं, पर हैलिक एसिड। ठीक है। अब देखो, अगर यही आपका फ्लोरीन है, यही आपका क्या है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन में एक ही ऑक्सी एसिड होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, फ्लोरीन में एक ही ऑक्सी एसिड होता है। कौन सा होता है, HOF। ठीक है, तो फ्लोरीन हैज ओनली वन ऑक्सी एसिड व्हिच इज HOF। अब देखो क्वेश्चन बनने को इसके ऊपर भी बन सकता है कि HOF में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन HOF। सॉल्व करके देखिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, HOF दिया है। पहले तो ध्यान रखो यहाँ पे कि यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। चाहे कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, फ्लोरीन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 होगी, और अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में वो 0 होता है बस। बाकी अदरवाइज क्या होता है, -1 ही होता है। तो फ्लोरीन यहाँ पर -1 है। अब लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, +1 होगा। अब आप बताओ, +1 -1 कितना हुआ, 0। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, 0 है। अब इसके ऊपर ये क्वेश्चन बन सकता है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन HOF, यानी हाइपोफ्लोरस एसिड बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, हाइपोफ्लोरस एसिड। कितना होगा, 0 होगा। तो फ्लोरीन हैज ओनली वन हाइपोहैलस एसिड, वन ऑक्सी एसिड, और वो कौन सा है, हाइपोफ्लोरस एसिड। क्लियर है कहानी। तो अच्छे से लिख लो, कौन सा हो गया ये, HOF हो गया। अब बाकी नहीं होते इसके। अब अगला कौन सा मान लो, क्लोरीन है। अब क्लोरीन में सारे होते हैं भैया, क्या होते हैं, HOCl भी होता है, फिर आपका HClO2 भी है, HClO3 भी है, और HClO4 भी है। अब HOCl को क्या बोलेंगे बताओ, नाम क्या है इसका, हाइपोहैलस। तो इसका नाम क्या हो गया, हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड। ये क्या हो गया, इसका नाम हो गया क्या, हाइपोक्लोरस एसिड। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया क्या, क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड। इसका नाम क्या है, क्लोरिक एसिड। और इसका नाम क्या है, पर क्लोरिक एसिड। क्लियर है, ओके। तो ये क्लोरीन के ऑक्सी एसिड है। इसी तरह आपके किसके होंगे, ब्रोमीन के ले लो। ब्रोमीन में कौन सा जाएगा, HOBr हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा, HBrO2, HBrO3, HBrO4 एक्सेट्रा। और इसी तरह आपका कौन सा हो जाएगा, आयोडीन का हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन में क्या क्या हो जाएगा, जैसे HOI हो जाएगा, फिर HiO2, फिर HiO3, HiO4। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब फॉर्मूला लिखने का मतलब ये नहीं है कि उनमें से सारे के सारे स्टेबल होंगे, मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। HbRO2, ये क्या हो जाएगा, HbRO3, HbRO5। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूला लिखने का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे उसमें स्टेबल है। क्लियर है। अब देखो, इसमें जो हम लोग ज्यादा स्टडी करते हैं, किसके बारे में करते हैं, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड के बारे में करते हैं। किसके बारे में, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स के बारे में। तो मैं एक बार इसको मिटा दूं, फिर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करें। ठीक है, देखो ध्यान से। अब पहले तो देखो, मैं लिख देता हूं, ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन क्या है, HOCl, फिर HClO2, HClO3 और HClO4। ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहली बात तो कि यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 है, क्योंकि साथ में कौन लगा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। क्या था, फोकल नंबर्स। तो पहले ऑक्सीजन आता है, फिर क्लोरीन आता है। तो यहां पर ऑक्सीजन है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में,
हाइड्रोजन है +1 में, अगर OH का मैं कंबाइन कर दूं तो -2 +1 कितना होता है, -1 हो जाता है। ठीक है, ये -1 है तो क्लोरीन कितना हो गया, +1 हो गया। सिमिलरली HClO2 में क्लोरीन कितना है, +3 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, +5, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, +7 है। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज है। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो सेंट्रल एटम है, जो क्लोरीन है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या इंक्रीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का यहां पर मैं पॉइंट लिख देता हूं, यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ गया, HClO4 ग्रेटर देन HClO3 ग्रेटर देन HClO2 और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, HOCl हो जाएगा। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, HOCl। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, HOCl। यहाँ पे क्लोरीन +1, यहाँ पे क्लोरीन +3, यहाँ पे क्लोरीन +5, यहाँ पे क्लोरीन क्या है, +7। ठीक है, तो क्या बोला, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर की हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा है, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में और जेईई मेंस में आया हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 क्या हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट, कि आप इसको गर्म करोगे तो ज्यादा स्टेबल कौन है, तो भैया थर्मल स्टेबिलिटी का यहां पर ऑर्डर क्या आता है, HClO4 ग्रेटर देन HClO3 ग्रेटर देन HClO2 ग्रेटर देन HOCl। अब थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी सेम है, कितना ये, +7 +5 +3 +1। अब क्वेश्चन होता है कि सर ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे कैसे हुआ, why per chloric acid is more thermally stable than chloric acid which is more than chlorous acid which is more than hypochlorous acid, ऐसा क्यों? तो देखो ध्यान से, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट, यानी इसको गर्म करें तो वो टूटे ना, वो टूटे ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 है। अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है तो क्या हो गया, कैटाइन, कैटाइन का चार्ज जितना ज्यादा होगा तो वो जो एनाइन है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव में है ना, तो उस एनाइन को उतना ही ज्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, उनके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ध्यान रखना कि HClO4 में क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच का जो कोवलेंट कैरेक्टर है, जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। Why? क्योंकि क्लोरीन क्या है, +7 में है, और +7 कैटाइन का चार्ज जितना ज्यादा होता है, एनाइन को उतना ही ज्यादा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो HClO4 में क्लोरीन और ऑक्सीजन का कोवलेंट कैरेक्टर हाई है, और कोवलेंट कैरेक्टर हाई है तो इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। HOCl में क्लोरीन +1 है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है वो ज्यादा कोवलेंट नहीं होगा, ज्यादा कोवलेंट नहीं होगा तो उसको तोड़ना इजी हो जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। नंबर 3 पर आ जाते हैं। नंबर 3 आपने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, आ जाते हैं इसके ऊपर ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऊपर। ठीक है, कि इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर के हिसाब से इनका ऑर्डर क्या है, तो भैया ऑक्सीडाइजिंग पावर के हिसाब से HClO4, HClO3, HClO2 और HOCl में ऑर्डर आता है ये। मींस हाइपोक्लोरस एसिड है, इट इज मोर ऑक्सीडाइजिंग देन क्लोरस एसिड व्हिच इज मोर देन क्लोरिक एसिड व्हिच इज मोर देन परक्लोरिक एसिड। क्लियर है, ये HOCl है, HOCl है, यहां पर क्लोरीन कितना है, +1 है। अभी बोला मैंने आपको कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, कम है, तो यहां पर ये जल्दी से टूट के, ये जल्दी से डिसोशिएट होके क्या दे देगा, HCl दे देगा, प्लस में नीचे ऑक्सीजन दे देगा। यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर होने का मतलब क्या है, जो फटाफट से ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन दे दे। अब यहां पर देखो, यहां पे क्लोरीन कितना था, +7 था, +7 था, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो ऑक्सीजन को मोर टाइटली हेल्ड करेगा, मोर टाइटली हेल्ड करेगा तो उसको रिलीज नहीं होने देगा, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। कहानी क्लियर है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है।
ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नंबर 4 पे। नंबर 4 क्या हो गया? नंबर 4 हो गया क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट आयन। अब देखो यहां पे इनके अगर मैं कॉन्जुगेट आयन बनाऊं तो H पॉजिटिव हटा दो, पीछे जो भी आयन बचेगा, एनायन बचेगा, तो उनका कॉन्जुगेट आयन हो गया। तो कॉन्जुगेट एनायन हो जाएगा कैसे? OCl नेगेटिव, OCl2 नेगेटिव, OCl3 नेगेटिव, OCl4 नेगेटिव। जैसे सबसे मैंने H पॉजिटिव हटा दिए, पीछे क्या रह गए? नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट आयन की OCl4 नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन दिस वन। तो ये ऑर्डर आएगा क्या? ऐसे आएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये ऑर्डर ऐसे कैसे आया? तो हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में एक बात पढ़ी थी कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। अब हमको पता है कि यहां पर HClO4 क्या है? आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इस स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होगा? वीक होगा। और जो कॉन्जुगेट बेस वीक होगा तो वो H पॉजिटिव को जल्दी लेगा नहीं लेगा, तो ये अपने इसी स्टेट में, इसी पोजीशन में रहेगा। इसका मतलब ये इसी पोजीशन में क्या है? इसी कंडीशन में क्या है? स्टेबल है। कहानी समझ आ गई? एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? वीक होता है। और वीक होता है तो वो अपनी इसी कंडीशन में ज्यादा स्टेबल है, वो जल्दी से H पॉजिटिव लेगा नहीं। अब देखो OCl नेगेटिव है, एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होता है तो ये फटक से क्या ले लेगा? H पॉजिटिव ले लेगा। H पॉजिटिव ले लेगा तो ये तो आयन तो रहा नहीं बाद में। इसका मतलब क्या है कि ये वीक कॉन्जुगेट आयन है। तो ऑर्डर कहानी समझ आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 4 बेसिक पॉइंट थे याद करने वाले, अच्छे से कर लीजिए। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम इनके ऊपर क्वेश्चन देखे गए। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, एसिडिक स्ट्रेंथ को मैं थोड़ा और भी ज्यादा इलैबोरेट कर सकता हूं। यहां पे कैसे इलैबोरेट कर सकते हैं? देखो अगर मान लो कि आपको यहां पर दे दिए जाए क्या, कि सपोज करो कि आपको सेम ऑक्सीडेशन स्टेट दिया गया है, लेकिन जो हैलोजन है वो डिफरेंट है। जैसे मान लो आपको उन्होंने क्या दे दिया, जैसे HCl या HOCl दे दिया, फिर HOBr दे दिया, HOI दे दिया, आपको ये दे दिया। अब आपसे पूछे, देखो यहाँ पर क्लोरीन कितना है? +1 है, ब्रोमीन भी +1 है, आयोडीन भी कितना है? +1 है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो बट हैलोजन डिफरेंट हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन से ज्यादा होती है और ब्रोमीन की किससे ज्यादा होती है? आयोडीन से। तो आपके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या जाएगा? क्या जाएगा? वही कहानी अगर मान लो आपको दे दे, जैसे मान लो HClO3 दे दे, यहां पर आपको दे दे क्या? HBrO3 दे दे, यहाँ पे HiO3 दे दे। अब देखो सेम यहाँ पर क्लोरीन कितना है? +5 है, यहाँ पे ब्रोमीन कितना है? +5 है, ये भी कितना है? +5 है। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है लेकिन हैलोजन डिफरेंट है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर समझ आ गया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है यहाँ पर? देन एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कब? जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो बट हैलोजन डिफरेंट हो। ठीक है? अब देखो ध्यान से, जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो और हैलोजन सेम हो, तो हैलोजन सेम है तो वो वही कहानी कर देती है हमने। तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। कहानी समझ आएगी अच्छे से आपको? तो ये थे ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन। एग्जाम के ऊपर क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है, हम लोग सोल्व भी करेंगे। उतार दीजिए। चलो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है ब्लीचिंग, तो ऑब्वियसली ब्लीच में काम आता है। ये किसमें काम आता है? ब्लीच में काम आता है। तो पहले ये है क्या, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये मिक्स्ड सॉल्ट होता है। इट इज ए मिक्स्ड सॉल्ट ऑफ किसका? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं क्या? CaOCl का ट्वाइस।
इट इज अ मिक्स सॉल्ट ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड, ठीक है, एक्चुअली कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके साथ में? 3, ठीक है, एंड बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? CaCl2, लेकिन उसने बोला बेसिक, तो बेसिक का तो क्या लगेगा? CaOH का ट्वाइस, और डॉट में क्या है? H2, डॉट में क्या है? H2। तो कहानी समझ आ गई? इट इज ए मिक्स्ड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। अब एक बात और बता दूं, इट इज नॉट ए ट्रू कंपाउंड। जो ब्लीचिंग पाउडर है, इट इज ए नॉट अ ट्रू कंपाउंड, बट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फॉर्मूला। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। क्या है? CaOCl2। और इसका नेम क्या है? इसको बोलते हैं क्या? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। नेम अच्छे से समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका नेम। तो क्या है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, CaOCl2। इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि द नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। दूसरा, अब देखो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है, ठीक है। जैसे मान लो CaCl हो गया, ये हो गया OCl हो गया, क्लियर है। अब कैल्शियम तो कौन सा है? +2 है, ये कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो कैल्शियम तो क्या है? +2 है, तो ये जो क्लोरीन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और अब देखो ऑक्सीजन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। क्या ट्रिक था? फोकल नंबर्स। तो फोकल में FOCl, ऑक्सीजन पहले आता है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये -2 होगा, तो क्लोरीन यहां पर क्या होगा? +1 होगा। तो यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडाइज स्टेट है, कौन सी है? +1 एंड -1। तो क्लोरीन क्या है? इज इन +1 एंड -1 ऑक्सीडाइज स्टेट। ये कहानी क्लियर है। इसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कर लोगे? चलो, तो ये ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर था ये, ठीक है। अब देखो बात ये है कि बनता कैसे है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। करते क्या है कि ये जो ड्राई स्लेट लाइन होता है, ड्राई स्लेट लाइन क्या है? CaOH का ट्वाइस। क्या लिख रहा हूं मैं? ड्राई स्लेट लाइन। इसके ऊपर से करंट ऑफ क्लोरीन पास किया जाता है थ्रू डिफरेंट शेल्स। इसके ऊपर से करंट ऑफ क्लोरीन पास किया जाता है थ्रू डिफरेंट शेल्स। तो क्या बन जाता है? CaOCl2 बन जाता है, और यहां से क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया? आपका ब्लीचिंग पाउडर बन गया। अब इस ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग फिर क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं क्या? क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लोराइड ऑफ लाइम इज, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। क्यों? क्योंकि लाइम के ऊपर एक करंट ऑफ क्लोराइड पास करके इसको हम लोग बनाया है, तो क्या बोलते हैं इसको? क्लोराइड ऑफ लाइम। अब एक बात और है, ध्यान से चलो, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं किसके ऊपर? फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो देखो, ये लाइट पेल येलो कलर का पाउडर होता है। ये क्या होता है? इट इज ए लाइट पेल येलो कलर्ड पाउडर। पहला तो पॉइंट ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात, फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। तो भैया इसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है क्लोरीन की, तो क्या लिखेंगे? इट हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। इसमें क्लोरीन की क्या आती है? स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये जो कोल्ड वाटर के साथ में सोलुबल होता है, इट इज सोलुबल इन कोल्ड वाटर। इट इज सोलुबल इन कोल्ड वाटर। अब फॉर्मूला लिख देते हैं, जैसे मान लो H2O प्लस में CaOCl2 क्या बनाएगा? ये बनाएगा Ca+2। Ca+2 आइंस बना दिए, और क्या बनाएगा? ये बनाएगा क्या? यहां पर एक बनाएगा
HCl बना देगा। क्या बना देगा? एक H एक Cl HCl, और एक क्या बना देगा? HOCl बना देगा। क्या बना देगा? HOCl। अब ये देखो, ये जो HOCl है, ये जो HOCl है मैं यहां लिख देता हूं। अब ये जो HOCl है ये क्या देगा? ये HCl देगा, प्लस में क्या देगा? नेसेंट ऑक्सीजन। क्या देगा? नेसेंट ऑक्सीजन। अब हमको पता है कि जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो ब्लीचिंग का काम करती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ब्लीचिंग पाउडर है, कोल्ड वाटर में हम इसको डालेंगे तो ये क्या देगा अपने को? नेसेंट ऑक्सीजन देगा। और नेसेंट ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है उसका, और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। तो क्या होगा? वो कलर्ड कंपाउंड को कौन? नेसेंट ऑक्सीजन क्या बना देती है? कलरलेस कंपाउंड बना देती है, ठीक है। उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ब्लीचिंग की प्रॉपर्टी होती है। समझ जाओगे? द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। कहानी क्लियर है? तो ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, उतार लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं, उसके बाद मिटा दो इसको। चलो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो कि जो ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, क्या है ये? ब्लीचिंग पाउडर। अगर हम इसकी रिएक्शन स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड से करवाते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड, कैसे? जैसे मान लो मैंने ले लिया क्या? डाइल्यूट H2SO4 ले लिया। क्या लिया मैंने? स्मॉल अमाउंट लिया। क्या लिया मैंने? स्मॉल अमाउंट। तो क्या होगा? तो ये जो डाइल्यूट मिनरल एसिड है, इस ब्लीचिंग पाउडर की जो ऑक्सीजन है उसको क्या कर देता है? लिबरेट कर देता है। क्या बनाएगा? देखो, एक तो बनेगा क्या? CaCl2। क्या बनेगा? CaCl2। एक बन जाएगा क्या? CaSO4। क्या बन जाएगा? CaSO4। तो ये क्या काम करो? ये दो मॉलिक्यूल्स ले लो, ठीक है। एक तो बन जाएगा CaCl2, एक बन जाएगा CaSO4, ठीक है। फिर और क्या बनेगा? सेम वही कहानी, एक बन जाएगा क्या? HCl, और एक क्या बन जाएगा? HOCl, ठीक है। एक बनेगा HCl और एक क्या बनेगा? HOCl। अब वही जो HOCl है वो क्या दे देगा आपको? HCl प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन। Means when a small amount of dilute mineral acid is added in bleaching powder, then its nascent oxygen is liberated. पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट देखो ध्यान से। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम लोग वही डाइल्यूट मिनरल एसिड एक्सेस में डाल दें, ठीक है, जैसे मान लो CaOCl2 है, मैंने यहाँ पे HCl डाल दिया और किस में डाल दिया? एक्सेस में डाल दिया। क्या डाल दिया? एक्सेस में। तो क्या होगा? तो ये क्या बनेगा? CaCl2 बनेगा। क्या बनेगा? CaCl2 प्लस में वाटर और प्लस में क्लोरीन गैस को निकाल देगा इससे। अगर वही डाइल्यूट मिनरल एसिड, जैसे मान लो HCl हो, और HCl के अलावा आप क्या ले सकते हो? जैसे मान लो मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, लेकिन लेना किस में है? एक्सेस में लेना है। तो क्या होगा? सेम वही कहानी। क्या गैस लिबरेट करेगा? यहां से Cl2 गैस को ये लिबरेट कर देगा। कहानी जो यहां पर क्लोरीन लिबरेट हुई है, इस क्लोरीन को हम लोग क्या बोलते हैं? अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अवेलेबल क्लोरीन। तो ध्यान देना भैया इस बात का, इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है क्या कि व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड्स लाइक HCl, लाइक एसिटिक एसिड, तो कौन सी गैस लिबरेट करता है? क्लोरीन। और वो जो क्लोरीन गैस लिबरेट हुई है, उस क्लोरीन गैस को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर आपका ब्लीचिंग पाउडर है ये बेस्ट क्वालिटी का है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है, तो ये जो क्लोरीन अवेलेबल होगी वो लगभग 35 से 38% तक अवेलेबल होगी, ठीक है। एक ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, वेरी ऑफ हाई क्वालिटी, देन द अवेलेबल क्लोरीन विल बी ऑफ 35 to 38%। इसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब नंबर 3 कहते हैं क्या कि ऑन स्टैंडिंग, अगर हम इस ब्लीचिंग पाउडर को ऐसे ही खुला छोड़ दें,
तो होगा क्या कि इट अंडरगोज स्लोली ऑटो ऑक्सीडेशन, ठीक है, इट अंडरगोज स्लो व्हाट, ऑटो ऑक्सीडेशन, इसका ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये बनाएगा क्या, देखो ध्यान से, CaOCl2 खुला छोड़ दें तो ये बनाता है क्या, कैल्शियम क्लोरेट CaClO3 का ट्वाइस, ये क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोरेट बनाता है, ठीक है, और प्लस में क्या बना देगा, CaCl2 बना देगा, ठीक है, ओके। चलो दूसरा ये CaOCl2 हो सकता है कि एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले और उसके साथ में क्या कर ले, रिएक्ट कर ले, और रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, CaCO3 बना देगा, क्या बना देगा, CaCO3। तो देखो CaCO कितने हो गए, 3, और प्लस में क्या आ जाएगी, Cl2, ये लिबरेट हो जाएगी। तो कहानी क्लियर है, ऑन स्टैंडिंग इट अंडरगोस स्लो ऑटो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म कैल्शियम क्लोरेट CaClO3 का ट्वाइस, या फिर एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। ये बात क्लियर है। तो ये कुछ एक चीज की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, एग्जाम में हो सकता है इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए। चलो अब आगे चलते हैं क्या, इसके यूजेस के ऊपर, ठीक है, तो सिंपल से यूज है, कोई बड़ी वाली बात है नहीं इसमें। तो देखो यूज में देखो सबसे पहले नेम क्या इंडिकेट करता है, ब्लीचिंग यानी ब्लीच। तो देखो पहला क्या है, इट इज यूज्ड टू ब्लीच, इट इज यूज्ड टू ब्लीच, किसको, वुड को, ठीक है, जूट वुड होती है उसको, फिर टेक्सटाइल्स में या इस वुड को मैं लिख दूं वुड पल्प, PULP, वुड पल्प, ठीक है, एक्सेट्रा, इनके अंदर ये ब्लीचिंग का काम करता है। दूसरा देखो पॉइंट, दूसरा देखो क्या है, कहते हैं कि ये बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, इट इज अ वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट, सो इट इज यूज्ड टू स्टेरलाइज वाटर, ठीक है, इट इज यूज्ड टू स्टेरलाइज वाटर ड्यू टू इट्स डिसइंफेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। नंबर 3 है, नंबर 3 क्या कि ब्लीचिंग में तो काम आता ही आता है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये कुछ यूज थे ब्लीचिंग पाउडर के, एग्जाम में ज्यादा पूछ सकता है क्या कि ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, क्या बताओगे, +1 एज वेल एज -1, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से उतार लो, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के ऊपर, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले तो देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते क्या है, इंटर का मतलब टू डिफरेंट, हैलोजन यानी हैलोजन, कंपाउंड्स आप जानते हो, द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय टू different halogens which are formed by combining two different halogens, उसको हम क्या बोलते हैं, inter halogen compounds बोलते हैं। कहानी क्लियर है, the compounds which are formed by combining two different halogens are known as inter halogen compounds। अब देखो इसके एग्जांपल क्या है, या फिर इसको बोलो इसके क्लासिफिकेशन करते हैं इसकी, यानी इसके टाइप क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो हैलोजन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से। तो देखो क्या होगा, अगर मैं एक हैलोजन को X से रिप्रेजेंट करूं तो दूसरे हैलोजन को मैं X प्राइम से रिप्रेजेंट कर दूं, तो पहला टाइप कौन सा हो जाएगा, X X प्राइम। तो देखो दोनों का जो रेशियो है 1:1 है, पहला कौन सा हो जाएगा, X X प्राइम। अब ये जो दूसरा X प्राइम है वो ओड नंबर में होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ओड नंबर में क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि हैलोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, यानी ओड नंबर में है। तो जब ये बॉन्ड बनाएगा तो या तो किसी एक एटम के साथ, या फिर 3 के साथ, या 5 के साथ, या फिर 7 के साथ बनाएगा। क्लियर कहानी है। तो देखो आई ये क्या हो जाएगा, पहला एक्स एक्स प्राइम हो जाएगा टाइप, ठीक है, ओके। दूसरा टाइप कौन सा हो जाएगा, जैसे मान लो आपका हो गया एक्स एक्स प्राइम 3 टाइप हो गया, ओके, लिखेंगे सबके एग्जांपल लिखेंगे। तीसरा कौन सा हो जाएगा, एक्स एक्स प्राइम 5 टाइप,
5 को नीचे प्राइम ऊपर, x प्राइम 5, फोर्थ लास्ट कौन सा हो जाएगा, x प्राइम 7 टाइप हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव दीज 4 टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो जो x प्राइम टाइप है, देखो एग्जांपल लिखो, क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो ClF हो सकता है, क्या हो सकता है, ClF। फिर जैसे मैं लिख दिया क्या, BrF लिख दिया, फिर ClBr या फिर मैं लिख दूं BrCl लिख दूं, ये क्लियर है। उसके बाद जैसे मान लो आपके पास क्या हो गया, जैसे ICl हो गया, IBr हो गया, फिर IF हो गया, एक्सेट्रा। तो ये तुम्हारे कौन से हुए, ये हुए x प्राइम टाइप वाले इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हुए। यानी क्लियर है, देखो 1:1 रेशियो आ रहा है सबका। दूसरा देखो x प्राइम 3 टाइप में क्या आता है, जैसे ClF3, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन मेनली किसके ऊपर पूछते हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर पूछते हैं। ठीक है, तो ClF3 हो गया, जैसे BrF3 हो गया, एक्सेट्रा। या फिर आप एक और भी ले सकते हो, क्या IF3 ले सकते हो, IF3 हो गया, एक्सेट्रा। कहानी क्लियर है। फिर आगे चलते हैं x प्राइम 5 टाइप के ऊपर। तो x प्राइम 5 टाइप कौन सा हो जाएगा, जैसे मान लो आपका हो गया ये IF5 हो गया, ठीक है, और क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो BrF5 ले सकते हो, ठीक है, या ClF5 भी ले सकते हो, मैं ले लिया BrF5 एक्सेट्रा। इसी तरह x प्राइम 7 टाइप हो गया, जैसे IF7 टाइप हो गया, एक ही एग्जांपल उसका IF7। तो आपको कहानी तो समझ आ गई कि भाई इनके टाइप कैसे होंगे और इनका रेशियो कैसे होगा। x प्राइम यानी 1:1, ये 1:3, 1:5, 1:7 होगा। क्लियर है। चलो अब देखो कि इनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज है, इनकी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की, और वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, कहां लिखूं मैं, यहां पे, यहां लिख देता। इनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज है, क्या है प्रॉपर्टीज, कि ये कोवलेंट इन नेचर होते हैं, दीज आर कोवलेंट इन नेचर, एंड ये क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। ये क्या होते हैं, वोलेटाइल। तो पहला तो प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया कि दीज आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, दीज आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है। नंबर 3 क्या है कि ये इंटर हैलोजन में जो फ्लोराइड्स होंगे वो तो कलरलेस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये हैलोजन हैवियर हो जाता है तो कलर होना स्टार्ट हो जाता है इनका, और जैसे जैसे उस हैलोजन का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा और वो कलर ज्यादा डीपर होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो फ्लोराइड्स वाले हैं दीज आर कलरलेस एंड रेस्ट ऑफ देम आर colored, and as the molecular mass increases and their color deepens। ये बात क्लियर है। नंबर 3 में एक और आ जाता है, क्या आ जाता है कि ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनका जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगा, वो कम होगा, और बॉन्ड एनर्जी कम होने से ये क्या हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सर बॉन्ड एनर्जी कम कैसे होती है, ध्यान से। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास है Cl2, क्या है Cl2। अब Cl2 है वो पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, इट्स ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या है, इट्स ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैंने लिखा क्या, जैसे मान लो मैंने लिखा ClF, अब ClF में पोलैरिटी है, ClF में ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जैसे फ्लोरीन यहां पर क्या हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव और ये क्लोरीन क्या हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो ClF व्हिच इज एन इंटर हैलोजन कंपाउंड, इसमें क्या है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पोलैरिटी है, और पोलैरिटी होने से क्या होगा कि बॉन्ड थोड़ा सा यहां पे वीक हो जाएगा। अब बॉन्ड वीक होने से इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, बीइंग पोलर जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ISC तो शॉर्ट में, दे आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस। अब इसमें एक ही एक्सेप्शन है, और वो जो एक्सेप्शन है वो कौन सी है, वो है F2 की। अब F2 वाली एक्सेप्शन कौन सी क्यों है, वो भी मैं बता देता हूं कि F2 में देखो क्या है, यही है। अब F2 में इन फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर है। अब फ्लोरीन है 2s and 2p, अब 2d तो होता नहीं,
अब उसके बाद क्या होगा कि यहां पर फ्लोरीन में ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है जिनको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, तो इन लोन पेयर्स में आपस में रिपल्शन होता है। रिपल्शन होने से ये बॉन्ड खुद ही क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ये बॉन्ड खुद ही क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। कि जो F2 है ये इसका एक्सेप्शन है। व्हाई? बिकॉज इन फ्लोरीन ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, रिपल्शन होता है, क्योंकि 2d ऑर्बिटल्स अवेलेबल है नहीं, तो रिपल्शन होने से ये बॉन्ड खुद ही क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो F2 इज मोर रिएक्टिव देन इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, बट बाकी अगर हैलोजेंस को देखूं दे आर लेस रिएक्टिव देन इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। व्हाई? बिकॉज इंटरहैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे आर पोलर इन नेचर, दे आर पोलर इन नेचर। ठीक है, कहानी समझ आ गई आपको? तो थोड़ा सा आगे और चलते हैं, एक पॉइंट और लिखा देता हूं, नंबर 4, दीज आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये डायमैग्नेटिक होते हैं, दीज आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर है? तो कुछ एक पॉइंट्स थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या, स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो अच्छे से इसको उतार लीजिए, मैं एक बार इसको मिटाने जा रहा हूं। अब देखो स्ट्रक्चर में भी जो बेसिकली जो आपसे स्ट्रक्चर पूछी जाती है वो किसकी पूछे जाएंगे, x प्राइम 3 की पूछेंगे, x प्राइम 3 की। तो जैसे मान लो मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा है, क्या, ClF3 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहां पे। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी। तो ClF3 में क्या है, सेंट्रल एटम कौन होगा आपका, क्लोरीन होगा। सेंट्रल एटम कौन होगा, क्लोरीन। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वही सेंट्रल एटम होगा। अब क्लोरीन के बैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। 7 में से कितने इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन यानी 3 इलेक्ट्रॉन ले गए, तो पीछे कितने बचे, 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर। अब देखो यहां पर है क्या, 2 तो लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है। अब करें क्या, अब देखो लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन होती है ज्यादा। कौन सा थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या बोलती है, दैट लोन पेयर रिपल्शन, VSEPR, वेस्पर थ्योरी क्या बोलती है, लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, व्हिच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये बात पढ़ी हुई हम लोगों ने, केमिकल बॉन्डिंग। अब इसका मतलब क्या है कि लोन पेयर अगर लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है तो उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ताकि रिपल्शन कम हो सके और मॉलिक्यूल क्या हो सके, स्टेबल हो सके। अब देखो अगर मैं इन लोन पेयर को इक्विटोरियल में लेके आता हूं, तो इक्विटोरियल में लाऊंगा तो टोटल कितने, 2 3 5 यानी sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्लोरीन की, ये है sp3d, और sp3d में ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रिगनल बाइपिरामिडल। इसका मतलब जो इक्विटोरियल में क्या आएगा, ट्रिगनल आएगा। तो अगर लोन पेयर को मैं इक्विटोरियल में लेके आता हूं तो बॉन्ड एंगल आएगा 120 डिग्री, और अगर लोन पेयर को मैं एक्सियल में लेके आता हूं तो बॉन्ड एंगल आएगा कितना, 90 डिग्री, यानी कम आएगा। तो इसका मतलब 90 डिग्री एंगल में तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा और 120 डिग्री एंगल में रिपल्शन कम होगा। तो हमको यहाँ पे लोन पेयर को लेना है किसके अंदर, इक्विटोरियल के अंदर। किसमें लेना है, इक्विटोरियल में। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका, ये रहा क्लोरीन, और क्लोरीन के साथ में क्या लूं मैं, ये लो एक फ्लोरीन ये ले लिया मैंने, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर। तो ये तो मैंने क्या ले लिया, कौन सी पोजीशन ले ली, ये मैंने ले ली क्या, इक्विटोरियल। मैंने क्या ले ली, इक्विटोरियल। अब मैं क्या काम करने वाला हूं, मैं 2 बचे हुए फ्लोरीन वो किस में ले जाऊंगा, एक्सियल में ले जाऊंगा। तो एक्सियल में देखो, एक तो ये हो गया एक्सियल और एक ये हो गया एक्सियल। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब देखो एग्जाम में पूछता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब मेरे को पता है आपको स्ट्रक्चर और शेप क्या चीज होती है, सेम होती है। और स्ट्रक्चर में या शेप में वी डू नॉट काउंट लोन पेयर्स। अब लोन पेयर को अगर आप भूल जाओ, हटा दो, यहां से आप एक बार लोन पेयर हटा दीजिए, तो पीछे ये क्या बचता है, टी। ये क्या है, टी शेप। ये क्या है, टी शेप। अब देखो ये क्या हो गया, टी शेप हो गया। तो x प्राइम 3 की स्ट्रक्चर क्या होती है, टी शेप। अब एक ट्विस्ट और कहानी में, अब जब बात ये है कि लोन पेयर रिपल्शन है। अब देखो ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इनमें एंगल कितना है, 90 डिग्री है। एंगल कितना उसमें, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो रिपल्शन तो होगा। सो ड्यू टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये जो एक्सियल वाले 2 फ्लोरीन है ये थोड़े से यानी स्लाइटली ये क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाते हैं।
स्लाइटली क्या हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं। हो गया। तो अब जो स्ट्रक्चर बनी, शेप बनी, वो कौन सी बनी, बेंट टी शेप। कौन सी बनी, बेंट टी शेप। तो एक्स प्राइम 3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बेंट टी शेप। अगर आपके पास ऑप्शन में सिर्फ टी शेप दिया हो, बेंट टी शेप नहीं हो, तो आप टी शेप करोगे, और अगर आपके पास ऑप्शन में बेंट टी शेप हो तो आप डेफिनेटली बेंट टी शेप ही करोगे। ये कहानी क्लियर है। और क्यों होता है बेंट टी शेप, ड्यू टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्यों होता है, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ClF3 या फिर एक्स प्राइम 3 का जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है, वो क्या होता है, बेंट टी शेप होता है, ड्यू टू वेस्पर थ्योरी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये कहानी समझ आ गई। अब उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। आगे क्या चलता है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, एक्स प्राइम 5 टाइप, एक्स प्राइम 5 टाइप की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब देखो, एक्स सेंट्रल एटम हैलोजन है, वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 5 ले गया ये हैलोजन, ये 5 हैलोजन ले गए, पीछे बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब देयर इज 1 लोन पेयर। तो यहां पर एक तो है लोन पेयर और 5 के आपके पास बॉन्ड पेयर। अब टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अब 6 का मतलब क्या हुआ, ये रे 6 का मतलब क्या हुआ, sp3d2। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, sp3d2 है। और sp3d2 में ज्योमेट्री क्या होती है, क्या होती है, स्क्वायर बाइपिरामिडल होती है। ठीक है, तो हम लोग बना के देखते हैं। तो सेंट्रल एटम कौन सा हो जाएगा आपका, x हैलोजन हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर में पहले 4x प्राइम कर दो, x प्राइम x प्राइम x प्राइम x प्राइम कर दिया। थोड़ा 3D में दिखा देते हैं। अब उसके बाद क्या काम करोगे कि एक x प्राइम को तो ऊपर दिखा दो और एक लोन पेयर को नीचे दिखा दो। मींस एक x प्राइम और एक लोन पेयर वो कौन सी पोजीशन पर आ गए, एक्सियल पोजीशन पर आ गए। कौन सी पे आ गए, एक्सियल पे। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो स्ट्रक्चर में वी डू नॉट कंसीडर लोन पेयर, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं, तो शेप या फिर स्ट्रक्चर क्या हुई, स्क्वायर पिरामिडल। तो शेप क्या हुई इसकी, स्क्वायर पिरामिडल शेप हुई, स्क्वायर पिरामिडल शेप। ये कहानी बिल्कुल क्लियर है। तो जो एक्स प्राइम 5 टाइप का इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, उनकी शेप कैसी होती है, स्क्वायर पिरामिडल टाइप होती है। क्लियर है। अब देखो लास्ट में चलते हैं नंबर 4। नंबर 4 क्या आपके पास, एक्स प्राइम 7 टाइप, जिसमें हमारे पास एक एग्जांपल है, वो कौन सा है, IF7, आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड बनाते हैं। सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन है, वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन थे और सातों के सातों कौन ले गए, सातों फ्लोरीन ले गए। तो देयर इज नो लोन पेयर। तो लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री एंड शेप विल बी सेम। अब देखो 7 फ्लोरीन लगे हैं, तो 7 में क्या काम करोगे, 2 तो एक्सियल पे लगा दो, बाकी 5 बचे और 5 कहां पर आ जाएंगे आपके, इक्विटोरियल पे। और वो इक्विटोरियल पे कैसे ऑक्यूपाई होंगे, पेंटागोनल में। कैसे, पेंटागोनल में। तो देखो ध्यान से, मैंने 2 तो लगा दिए कहां पर, एक्सियल में लगा दिए, 2 कहां हो गए, एक्सियल में। बाकी 5 है वो 1 2 3, फिर ये क्या काम करूं, 4 5। ये 5 फ्लोरीन को मैंने क्या लगा दिए, इक्विटोरियल पोजीशन पे अरेंज कर दिया। ठीक है, तो देखो ये जो ज्योमेट्री है और शेप है, यहां पे सेम होगा बिकॉज़ देयर इज नो लोन पेयर। तो यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये क्या बनेगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो IF7 है वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। ये कहानी बिल्कुल क्लियर है। तो आपको एक्स प्राइम 7 टाइप का भी स्ट्रक्चर पता लग गया। अब आता है एक्स प्राइम टाइप में। अरे ये तो क्या होगा, लीनियर होगा, Cl है, F है, बस यही तो है, और क्या है यहां पर। अब इनके पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो इसका तो क्या स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ठीक है, चलो। तो आपके पास जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है वो कौन सा है, एक्स प्राइम 3 टाइप। जैसे एग्जांपल क्या होगा, ClF3 क्या होता है, बेंट टी शेप होता है। क्या होता है ये,
बेल्ट टी शेप। अच्छे से समझ लो, उतार दीजिए इसको। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और वो जो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, सूडो हैलाइड्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। तो क्या बोला हम लोगों ने, सूडो PSEUDO सूडो हैलाइड्स। देखो सबसे पहले इस सूडो हैलाइड का मीनिंग क्या है। तो सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो मीन्स फॉल्स, या फिर मैं बोलूं नकली, डुप्लीकेट, फोनी, लुक लाइक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो। एंड हैलाइड्स आप जानते हो क्या है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, दोज आयंस हु लुक लाइक हैलाइड्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो हैलाइड्स बोलते हैं। जो हैलाइड्स के लुक लाइक है, जैसे दिखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो हैलाइड्स है। बट दे हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ हैलाइड आयंस। ठीक है, अब क्या है, कैसे है, तो पहले हम इसके कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ध्यान से, पहला एग्जांपल क्या होगा, Cn नेगेटिव। इनके नाम आपको अच्छे से आने चाहिए। Cn नेगेटिव का नाम क्या होगा, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, साइनाइड आयन। क्या बोलते हैं, साइनाइड आयन, आप अच्छे से जानते हो। दूसरा एग्जांपल ले लो, क्या हो जाएगा, OCN नेगेटिव। OCN नेगेटिव क्या बोलेंगे बताओ, साइनेट आयन। क्या बोलेंगे, साइनेट आयन। अब ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दो, SCN नेगेटिव। अब सल्फर आते ही नेम में एक वर्ड ऐड हो जाता है, क्या, थायो। क्या ऐड हो जाता है, थायो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्या, थायो साइनेट आयन। क्लियर है। अब सल्फर हटा के मैं लगा दूं क्या, सेलेनियम, तो ये हो जाएगा SECN नेगेटिव। नेम क्या हो जाएगा, सेलेनो साइनेट आयन। क्या नेम हो जाएगा, सेलेनो, SELENO, सेलेनो साइनेट। अब सेलेनियम हटा के मैं यहां पे टेलुरियम लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेलुरो साइनेट। ये टेलुरो साइनेट हो जाएगा। अब उसके बाद एक एग्जांपल और लिख रहा हूं मैं, कैसे, SCSN3 नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं, देखो N3 नेगेटिव है, यानी एजाइड आयन है, तो ये नाम हो जाएगा इसका, एजाइडो कार्बन डाइसल्फाइड आयन। क्या नाम हो जाएगा इसका, एजाइडो कार्बन डाइसल्फाइड आयन। क्लियर कहानी। एक और लिख देता हूं, N3 नेगेटिव, क्या बोलते हैं इसको, एजाइडो आयन। क्या बोलते हैं उसको, एजाइडो आयन। तो मैंने कुछ एक एग्जांपल लिखे हैं इनके, सूडो हैलाइड्स के। अब इनके बारे में कुछ एक पॉइंट्स हैं, तो हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक चीज आप नोटिस करो, जितने भी मैंने सूडो हैलाइड्स लिखे हैं, सबके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। क्या है, 1 नेगेटिव चार्ज। तो पहला पॉइंट तो ये हो सकता है कि these are uni negative ions resembling to those of halide ions, resembling to those of halide ions। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि इनके ऊपर क्या होता है, यूनी नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, यूनी नेगेटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट देखो यहां पर ध्यान से, कि जितने भी मैंने यहां पर एग्जांपल लिखे हैं, उनमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा क्या है, एटम्स हैं। लेकिन उनमें एक नाइट्रोजन जरूर है। देखो यहां पे नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन। मीन दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि these consist of 2 or more than 2 atoms, out of which at least one is what, nitrogen। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। These consist of 2 or more than 2 atoms, out of which at least one is nitrogen। ये बात क्लियर है। अब नंबर 3 देखो ध्यान से, क्या देखोगे कि जैसे जो हैलाइड आयन है वो सोल्ट बनाते हैं, तो वैसे ये भी क्या बनाते हैं, सोल्ट। तो क्या हो गया कि these form salts like halide ions। For example, जैसे मान लो क्लोराइड ले लेता हूं मैं,
तो क्लोराइड ने जैसे मान लो एल्कली मेटल आयंस के साथ सोल्ट क्या बनाएगा, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड टेबल सोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही NaCl ये क्या बनाएगा, सोडियम साइनाइड। जैसे मान लो इसने बनाया AgCl, तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, AgCl एक्सेट्रा। तो दे फॉर्म सोल्ट्स लाइक हैलाइड आयंस, ठीक है। कहानी बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं है। तो कुछ एक पॉइंट्स थे जिनके बारे में, सूडो हैलाइड्स के बारे में। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये जो सूडो हैलाइड्स है, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, सूडो हैलोजेंस बनाते हैं। जैसे देखो हर एक हैलाइड आयन है, इट हैज ए कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन। जैसे मान लो Cl नेगेटिव है, ठीक है, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन क्या होगा, Cl2 होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म है इसका। जैसे Br नेगेटिव का Br2, I नेगेटिव का I2, ठीक है। तो वैसे ही हर एक सूडो हैलाइड है, इट हैज ए कोरस्पॉन्डिंग सूडो हैलोजन, ठीक है। क्या करोगे, ऑक्सीडाइज कर दो और मॉलिक्यूलर फॉर्म में ले आओ। कैसे, देखो ध्यान से देखो। तो मैं ये पॉइंट्स को एक बार मिटा रहा हूं, आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे ये। चलिए आगे, क्या हुआ, हम लोग क्या लिखने वाले हैं अभी, सूडो हैलोजेंस। करना क्या है, जैसे C नेगेटिव था तो इसका नेगेटिव चार्ज हटा के इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ले आओ, यानी ट्वाइस कर दो। अब नेगेटिव हटता है मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मींस दीस सूडो हैलाइड्स दे गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्म। जैसे क्या होगा, Ca नेगेटिव का नेगेटिव हटा के ट्वाइस करो तो क्या बनेगा, Cn का ट्वाइस। क्या बनेगा, Cn ट्वाइस। तो ये Cn ट्वाइस है, इस Cn नेगेटिव का क्या है, कोरस्पॉन्डिंग सूडो हैलोजन है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, साइनोजन। अब ये साइनोजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो Cn का ट्वाइस ये क्या है, साइनोजन। फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं एक्चुअली। उसके बाद देखो OCn नेगेटिव है, नेगेटिव हटा दो, ट्वाइस कर दो, तो क्या बनेगा, OCn का ट्वाइस। अब इसका नाम क्या करोगे, देखो ये तो हो जाएगा Cn का ट्वाइस यानी साइनोजन, फिर ये क्या होगा, O का ट्वाइस यानी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। पहले लिखेंगे तो क्या लिखूंगा उसको मैं, ऑक्सी, तो इसका नाम क्या हो गया, ऑक्सी साइनोजन। क्या नाम हो गया इसका, ऑक्सी साइनोजन। बड़ा इजी है, कोई रट्टा नहीं लगाना, बिल्कुल समझ के करना। अब जैसे देखो HCl नेगेटिव, नेगेटिव हटा दो, ट्वाइस करो, तो क्या बनेगा, HCl का ट्वाइस। क्या नेम था, थायोसाइनेट, तो नेम क्या हो जाएगा वो, थायोसाइनोजन, थायोसाइनोजन। अगला कौन सा है, SeCN नेगेटिव है, नेगेटिव हटा दो, ट्वाइस लगा तो क्या बन जाएगा, इसका नाम था सेलेनोसाइनेट, उसका नाम क्या हो जाएगा, सेलेनोसाइनोजन, ठीक है। उसके बाद TeCN नेगेटिव क्या था, टेलुरोसाइनेट, तो ये क्या बन जाएगा, TeCN का ट्वाइस, क्या नाम इसका, टेलुरोसाइनोजन। उसके बाद HCSN3 नेगेटिव, तो यहां क्या लिखूंगा, HCSN3 का ट्वाइस, क्या नाम था इसका, एजाइडो कार्बन डाइसल्फाइड आयन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एजाइडो कार्बन डाइसल्फाइड एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गए, इनके कोरस्पॉन्डिंग सूडो हैलोजन हो गए। कहानी बिल्कुल समझ आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं कि जैसे ये जो सूडो हैलाइड्स है, इनमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो कौन सा है, Cl नेगेटिव आयन, साइनाइड आयन है, ठीक है। ओके, अब जो साइनाइड आयन है वो हैलाइड आयन के साथ कैसे रिजेंबल करता है, ठीक है, हम लोग उसकी थोड़ी सी बात कर रहे हैं। तब तक इसको आप अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो द मोस्ट पॉपुलर सूडो हैलाइड आयन इज, कौन है भैया बताओ, ये आपका Cn नेगेटिव, क्या बोलते हैं इसको, साइनाइड आयन, ठीक है। अब देखो ये रिजेंबल कैसे करता है बाकी हैलाइड आयन से। अब देखो हैलाइड आयन है वो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। जैसे मान लो जैसे Cl नेगेटिव था, उसने क्या बनाया, HCl बनाया। Br नेगेटिव ने क्या बनाया, HBr बनाया, HI बनाया।
F नेगेटिव ने HF बनाया, वैसे Cn नेगेटिव भी एसिड बनाएगा, क्या बनाएगा? HCN। अब इस HCN को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड बोलो या हाइड्रोसाइनिक एसिड बोलो, वीक एसिड हालांकि। HCN क्या है? हाइड्रोसाइनिक एसिड। इसका एक कॉमन नेम है और कॉमन नेम बड़ा पॉपुलर है, क्या नाम है इसका? प्रूसिक एसिड, PRUSSIC, प्रूसिक एसिड। तो HCN का कॉमन नेम क्या है? प्रूसिक एसिड। तो जैसे हैलाइड आयन है वो क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं, वैसे ही सूडो हैलाइड आयन है वो भी क्या बनाएंगे? एसिड बनाएंगे। जैसे Cn नेगेटिव ने क्या बनाया? HCN बनाया। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखो ध्यान से, दूसरी बात ये है कि ये जो हैलाइड आयंस है दे आल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयंस, वो कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। जैसे मान लो मैं Cl नेगेटिव का उठा लेता हूं, तो Cl मैं लिख देता हूं यहां पे क्या? कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन। ठीक है, अब Cl नेगेटिव ने क्या कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म किया? जैसे मान लो NiCl4 2 नेगेटिव। ठीक है, उसी तरह Cl नेगेटिव भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, क्या? NiCN4 2 नेगेटिव। ये कहानी पता लगी। दूसरा देखो ध्यान से, CuCl का 4 वही 2 नेगेटिव, तो ये क्या बना देगा? CuCN4 2 नेगेटिव। जैसे कोबाल्ट COCl6 3 नेगेटिव, तो ये क्या बनाएगा? COCN का 6 3 नेगेटिव। मींस ये जो साइनाइड है इट आल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन जस्ट लाइक हैलाइड फॉर्म्स। ये कहानी क्लियर है? तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे किसके बारे में? सूडो हैलाइड्स के बारे में और सूडो हैलोजेंस के बारे में। अच्छे से इसको समझ लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में इसके ऊपर भी आ जाए। और अब हम आगे चलते हैं कुछ एक क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, ओके, चलिए अभी हम लोग चलते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो सबसे पहले एम्स 1982 में, जो हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे, तो एम्स 1982 में क्वेश्चन आया व्हिच वन बेलो इज ए सूडो हैलाइड। पहला ऑप्शन क्या है? Cl नेगेटिव, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। अच्छे से पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले हमने, सूडो हैलाइड साइनाइड इज द पॉपुलर सूडो हैलाइड। चलो MPPMT 1991 में क्या बोलता है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद ग्लास। हमने ईचिंग ऑफ ग्लास पढ़ा था और ईचिंग ऑफ ग्लास किससे होती है? HF से होती है। तो आंसर क्या आएगा? HF दिया, बिल्कुल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? करेक्ट है। अब आगे एम्स 2006 में क्या बोलता है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर का मतलब क्या होता है कि व्हेन सम मेडिसिन इज डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, यानी अल्कोहलिक फॉर्म में लेते हैं तो उसे टिंक्चर बोलते हैं। ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन है एक्वस सॉल्यूशन, हटा दो। दूसरा बोलता है सॉल्यूशन ऑफ I2 इन एक्वस, हटा दो। तीसरा बोलता है अल्कोहलिक, बिल्कुल सही है। और चौथा बोलता है एक्वस सॉल्यूशन, चौथा भी डाल दो। आंसर क्या हो जाएगा? 3। टिंक्चर का मतलब ही वहां से क्या आ जाएगा? अल्कोहलिक सॉल्यूशन से आ जाएगा। क्लियर है कहानी? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4 IIT स्क्रीनिंग में आया 2000 में। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो आपको यहां पर ऑक्साइड दिए हैं, मेटल के भी और नॉन मेटल के भी। तो मेटल के ऑक्साइड तो बेसिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, तो इनको तो छोड़ दो। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक होता है। तो नॉन मेटल यहां पर कौन सा दिखाई दे रहा है मेरे को? क्लोरीन दिखाई दे रहा है, सल्फर भी है और यहां पे फास्फोरस भी है। अब नॉन मेटल के ऑक्साइड में नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? ऑक्सीडेशन नंबर के। अब यहाँ पे Cl2O7 में क्लोरीन +1 है, +7 है। ओके, SO2 में क्लोरीन कितना है? +4 है। और यहाँ पर आपका P4O10 में यहाँ पे फास्फोरस कितना हुआ? यहाँ पे फास्फोरस हुआ कितना? 2.5। तो मुझे तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट दिखाई देगा यहाँ पे। +7 इज ग्रेटर देन +4 विच इज ग्रेटर देन 2.5। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। AIPMT 2007 में मैंने आपको बार बार बोला था ऑक्सी एसिड, वो भी क्लोरीन के, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एसिड। आपको HCl क्लोरीन के ऑक्सी एसिड दिए हैं, तो हमने क्या ऑर्डर पढ़ा था? HClO4 यानी पर क्लोरिक एसिड ग्रेटर देन HClO3 ग्रेटर देन HClO2 और ग्रेटर देन HOCl। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे HOCl को ज्यादा दे दिया। दूसरे ऑप्शन में देखो ये क्या बोलता है? HOClO3
जिसको मैं लिख सकता हूं HClO4, सही है। HOClO2 यानी HClO3, HClO2 HOCl, तो भैया दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कहानी समझ में आ गई अच्छे से, उतार लो। नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोलता है, which one of the following arrangements does not give the correct picture of trends indicated against it? AIPMT 2008 में आया हुआ है, ठीक है। does not give the, तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, F2 greater than Cl2 greater than Br2 greater than I2, क्या ऑक्सीडाइजिंग पावर, बिल्कुल सही बोला है। F2 है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बिल्कुल सही करंट दिया है। लेकिन हमको तो क्या करना है, डज नॉट गिव वाला करना है, करेक्ट वाला, इनकरेक्ट देखना है। अगर आप बोलता है F2 greater than Cl2 greater than Br2 greater than I2, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नो 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 नो, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये तो करंट गलत हो गया, तो इसका मतलब इनकरेक्ट में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, नो नो, ये भी गलत हो गया। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की। करवाया था आपको, ऑर्डर क्या था बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का, क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन फ्लोरीन और ग्रेटर देन आयोडीन, तो थर्ड वाला भी इनकरेक्ट है। और फोर्थ बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिल्कुल फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्लोरीन से, देन ब्रोमीन देन आयोडीन। इसका मतलब AIPMT 2008 में ये जो क्वेश्चन आया था उसके दो ऑप्शन थे, सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट वाले। कहानी समझ आ गई। चलो आगे चलते हैं। AIPMT 2009 में among the following which one is the strongest oxidizing agent, देखो सेम क्वेश्चन, कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट, F2, बड़ा इजी था ये तो। आगे चलते हैं। NEET 2013 which is the strongest acid in the following, आपने देखा कि ऑक्सी एसिड बने हैं किसके, नॉन मेटल के। जब नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड में जिस नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होता है वही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। HClO3 में क्लोरीन कितना हुआ, +5 हुआ, कितना हुआ, +5, तो ऑक्सीजन -2, 3 पे -6, हाइड्रोजन +1, -6 +1 -5, तो क्लोरीन हो गया +5, समझ गए। HClO4 में क्लोरीन हो गया +7, H2SO4 में सल्फर है +6 और H2SO3 में सल्फर कितना है, +4 है। तो भैया सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, HClO4 में क्लोरीन का है +7, तो पर क्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हियर। कहानी समझ गए। चलो AIPMT 2015 में क्वेश्चन क्या है, द वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज इन द ऑर्डर ऑफ HF ग्रेटर देन HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, बिल्कुल सही बोल रहा है, पढ़ा था हमने। What explains the higher BP of HF? HF का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, करवाया था मैंने आपको। तो क्या बोलता है पहला ऑप्शन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मच हायर देन द अदर एलिमेंट्स, उससे क्या फर्क पड़ता, there is a strong hydrogen bonding between HF molecules, आंख बंद करके कर दो ऑप्शन नंबर 2। नंबर 3 क्या बोलता है, the bond energy of HF molecules is greater than other halogen halides, no the effect of nuclear shielding is much, नहीं, आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 2, क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन HF molecules। देखो बड़े इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2016 में आया है और ये क्वेश्चन क्या है, which one of the following orders is correct for the bond dissociation enthalpy of halogen molecules। देखो क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया, मैंने आपको बोला था। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है हेलोजन में, क्लोरीन की ज्यादा होती है, देन ब्रोमीन, फिर उसके बाद आता है फ्लोरीन और देन क्या आता है, आयोडीन, क्या आता है। तो क्लोरीन की ज्यादा किसमें दिखाई हुई है, ऑप्शन नंबर 2 में, क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन आयोडीन। सिंपल सा क्वेश्चन था, बार बार रिपीट भी हो रहा है क्वेश्चन। नीट 2016 ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। देखो अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑक्सी एसिड दिए हैं क्लोरीन के, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, HClO4 ग्रेटर देन HClO3 ग्रेटर देन HClO2 और ग्रेटर देन HOCl। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है ना। HClO4 ग्रेटर देन HClO3 ग्रेटर देन HClO2 ग्रेटर देन HCl या HOCl। अब देखो नीट 2017 इंटर हैलोजन कंपाउंड के ऊपर क्वेश्चन दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है, मैच द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ऑफ कॉलम 1 विद द ज्योमेट्री इन कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड। देखो x x प्राइम दिया है आपको, ठीक है, x x प्राइम क्या होता है, लीनियर होता है, तो 1 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
एक्स एक्स प्राइम 3 क्या होता है, बेंट टी शेप। तो इन्होंने बेंट तो बोला नहीं, इन्होंने क्या बोला है, टी शेप बोला है। फिर एक्स एक्स प्राइम 5 क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। एंड एक्स एक्स प्राइम 7 क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सिंपल था। तो 1 का आना चाहिए 3, तो देखो 1 का 3 किसमें दिया है, 1 में दिया है, 4 में दिया है, तो 2 और 3 रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब 2 का क्या है, 1 है, तो 2 का 1 और 4 में 2 का 4, तो 4 भी रॉन्ग हो गया। आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, इजी क्वेश्चन थे, अच्छे से उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ICL5 एंड ICL4 नेगेटिव इज। ठीक है, तो ICL5 स्ट्रक्चर के बारे में पूछा, देखो ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल। तो ICL5 में एक्चुअली है क्या, सेंटर एटम कौन है, आयोडीन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7 में से 5 कौन ले गया, क्लोरीन ले गया, तो 5 बॉन्ड पेयर बन गए। और पीछे कितने बचे, 2, यानी 1 लोन पेयर। तो 5 तो बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, टोटल कितने हुए, 6 में जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में तो लोन पेयर को काउंट नहीं करते। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो आई, ओके, 4 सीएल तो लगा दिया हमने स्क्वायर में, ओके, और 1 सीएल लगा दिया ऊपर और 1 लोन पेयर हो गया नीचे। तो अगर ज्योमेट्री देखूं तो स्क्वायर बाइपिरामिडल हो गया, लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं, स्ट्रक्चर में तो लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, तो क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल हो गया। तो देखो पहला क्या होता है, ICL5 इज ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, गलत है। दूसरा है ICL5 इज स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है बिल्कुल। एंड ICL4 नेगेटिव, चलो ICL4 नेगेटिव भी करते हैं। अब ICL4 नेगेटिव में देखो बाहर एक नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप किसको दे दो, सेंट्रल आयोडीन को दे दो। आयोडीन के बैलेंस में कितने हैं, 7 में एक और आ गया तो कितने हो गए, 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो ले गए, 4 क्लोरीन, 4 बॉन्ड पेयर बन गए, तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए। पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बचे फ्री, 4, यानी 2 लोन पेयर। तो 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल कितने हुए, 6 यानी sp3d2, और sp3d2 क्या होती है, स्क्वायर बाइपिरामिडल होती है। तो स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा, आयोडीन है, 4 क्लोरीन को तो आप किस में ले लो, स्क्वायर में ले लो, और 1 लोन पेयर ऊपर, 1 लोन पेयर नीचे, बाहर क्या लगा दो, नेगेटिव चार्ज। और अगर स्ट्रक्चर ले, स्ट्रक्चर में तो लोन पेयर काउंट नहीं करते, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर तो हो जाएगा क्या, स्क्वायर पिरामिडल, और ICL4 नेगेटिव का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ICL5 इज स्क्वायर पिरामिडल एंड ICL4 नेगेटिव इज स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे, ICL5 इज स्क्वायर पिरामिडल एंड ICL4 नेगेटिव इज टेट्राहेड्रल, बिल्कुल रॉन्ग है। उसके बाद बोथ आर आइसोस्ट्रक्चरल, नो, दोनों आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, स्ट्रक्चर सेम नहीं है, आइसोज्योमेट्रिकल है बट आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जेईई मेन 2019 में। अब देखो एक क्वेश्चन और आया 19 में, क्या बोलते हैं, द आयन दैट हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 यानी टोटल जो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो पहले देखो क्या बोलता है, IF6 नेगेटिव, 6 फ्लोरीन लगे तो 6 तो बॉन्ड पेयर ऐसे बन गए, सेंट्रल में 7 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस में, और एक और दे दे, नेगेटिव लगा ना, 8 हो जाएंगे, 8 में से 6 तो लेके 6 फ्लोरीन, 6 बॉन्ड पेयर बन गए, और एक बच्चा लोन पेयर, तो टोटल 7 हुए ना। 7 होने का मतलब क्या हुआ, sp3d3, तो पहला तो हो गया रॉन्ग। दूसरे में ICL2 नेगेटिव, इसमें जाके देखते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिव एक और दे दो, कितने हो गए, 8 में से 2 तो कौन ले गया, 2 क्लोरीन, 2 बॉन्ड पेयर, प्लस अब पीछे कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 लोन पेयर, तो 2 और 3 हुए 5 का मतलब यहां पर क्या हुआ, sp3d हुआ, ऊपर क्या था, sp3d2, तो ये भी नहीं होगा। अब यहां चलते हैं ICL4 नेगेटिव में, 7 वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है, एक और आ गया तो हो गया 8 में से 4 तो लेके 4 क्लोरीन, 4 बॉन्ड पेयर, पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4, यानी 2 लोन पेयर, यानी 4 और 2 6 का मतलब क्या हुआ, sp3d2, बिल्कुल सही है। Brf2 नेगेटिव में आते हैं, वैलेंस में Brf2 नेगेटिव या ICL2 नेगेटिव में सेम ही होने वाला है क्या, sp3d, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 2, बड़ा सिंपल था ये। अब देखो आगे, जेईई एडवांस 2019 में एक क्वेश्चन आया था एक्वा रिजिया के ऊपर, सिंपल था, विद रेफरेंस टू एक्वा रिजिया चूज द करेक्ट ऑप्शन या ऑप्शन, मल्टीपल करेक्ट में है ये। तो पहला देखो क्या बोलता है,
रिएक्शन ऑफ गोल्ड विद एक्वा रेजिया प्रोड्यूसेस NO2 इन द एब्सेंस ऑफ एयर। क्या प्रोड्यूस करता है? NO2 की जगह क्या प्रोड्यूस करता है? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ना वहां पे। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। एक्वा रेजिया इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग concentrated HCl and HNO3 in 3:1। ये 3 पार्ट्स है, ये 1 पार्ट है। बिल्कुल सही है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड पे रिएक्शन ऑफ गोल्ड विद एक्वा रेजिया प्रोड्यूसेस एन एनाइन हैविंग गोल्ड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल, क्या प्रोड्यूस करता है वो? AuCl4 का नेगेटिव, ये एनाइन प्रोड्यूस करता है। ये एनाइन में गोल्ड कौन सा? +3 हुआ। क्यों? एक क्लोरीन पे -1, 4 पे -4, बाहर जाके +4 और बाहर क्या ऑलरेडी -1, +4 और -1 क्या हुआ? +3। तो गोल्ड यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3, बिल्कुल करेक्ट है। और प्लैटिनम कौन से में होता है? वहां पे +4 में होता है। The yellow color of aqua regia is due to the presence of NaCl and Cl2। बिल्कुल, aqua regia में क्या बनता है? नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनता है प्लस में Cl2। ये जो NaCl है ये ऑरेंज येलो कलर का होता है, और ये जो Cl2 है ये क्या होता है? ग्रीनिश येलो होता है। क्या होता है? ग्रीनिश येलो। तो इनका मिक्सचर बनेगा तो येलो कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो क्या बोला? द येलो कलर ऑफ एक्वा रेजिया इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaCl एंड Cl2। बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसके 3 करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बड़ा ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था, उतार दीजिए इसको। तो आज हमने कुछ एक क्वेश्चन करने की कोशिश की है। हमने ग्रुप 17 पढ़ा है हैलोजन का, और सिर्फ आपके नीट और जेईई मेंस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मैंने सारी चीजें नहीं करवाई है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं मैंने वो करवाई है, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।